यूपीएससी ज्ञान दायिनी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैं सुबह का गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और यहाँ पर आज वैसे सावन का पहला सोमवार भी है, तो बहुत सारे लोग तो आज व्रत होंगे क्योंकि आज महादेव का दिन है और महादेव सब पर भारी होते हैं। तो महादेव की सौगंध आप सब आज अच्छे से क्लास करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आज महादेव के चरणों पर एक जो कहते हैं ना, एक अपनी बुराई, क्योंकि लोग स्वयं अपनी बुराई जानते हैं कि हमारी क्या बुराई हो सकती है। उसे जब भी मंदिर या अपने घर में पूजा या कुछ भी करना, तो उसे वहीं पर एक बुराई, सिर्फ एक अपनी जो गंदी चीज हो या गंदी आदत हो या कुछ भी हो जिसे आपको लगता हो इससे मुझे हानि हो सकती है आगे या हानि हो रही है, उसे आप उन्हीं के चरणों पर छोड़ कर आइए। महादेव को अपना गुरु बनाइए और देखिए फिर आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। ये सच कहानी है, कोई झूठ नहीं। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो उनके चरणों से जो मिलता है ना, वो किसी और को नहीं मिल सकता है या किसी और से नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आगे भारत के उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल और कैसे कैसे अनुच्छेद है उनके। मैं यहाँ पर उनकी सारी बात करूंगी आज। तो यहाँ पर आज राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के विषय में हम बात करते हैं। तो जैसे भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्वाचन कौन करता है? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है मैंने बताया था, फिर भी आपको अगर नहीं याद है तो फिर मैं इसे डिटेल बताऊंगी, क्योंकि लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य की विधानसभा से या विधान परिषद से कहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सारे राज्य के निर्वाचित सदस्य ने, जहां पर विधान परिषदें होती हैं वहां के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचन करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या फिर गैर निर्वाचित हों। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए अपनी नोटबुक लेकर बैठी हूँ, उसी से मैं बताऊंगी। जैसे उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए था। निर्वाचन कार्यालयों में 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में भी 15,000 की जमानत थी। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सारी प्रक्रियाएं राष्ट्रपति की तरह होती हैं, उपराष्ट्रपति की। इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा और राष्ट्रपति लोकसभा का होना चाहिए। राज्यसभा के मतलब योग्यता नहीं हो, उसे लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। वहां पर भी यहाँ पर भी। शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। पदावधि इनकी जो पद होता है तो 5 वर्ष की होगी, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। जैसे 5 साल हो गए, अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुना नहीं गया है, निर्वाचित नहीं किया गया है, तो तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। हटाया जाना, मैं सारा कुछ यहाँ पर बताऊंगी, अभी आप परेशान मत होइए, पहले आप सुन लीजिए। हटाया जाना, यह भी राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव का लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पद रिक्त कैसे? पद रिक्त की स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में हर हाल में चुनाव 6 महीने के भीतर करा लिया जाना चाहिए। वेतन, अपने पद का वेतन नहीं पाता, सभापति के पद का वेतन पाता है, जो 4 लाख है। यह वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ठीक है, अब तो 4 लाख से शायद वर्तमान में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तब 4 लाख ही था। इनका कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करता है। राष्ट्रपति के न होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है और न ही इस पद का वेतन पाता है, वह राष्ट्रपति के पद का वेतन पाता है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो अब राष्ट्रपति तो है नहीं, तो उपराष्ट्रपति वहां पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनकर कार्य करेगा, लेकिन फिर वो उपराष्ट्रपति का वेतन न पाकर राष्ट्रपति का वेतन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
1952 से 1962 ईस्वी तक थे। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो 1962 से 1967 तक थे। तीसरे वीवी गिरी थे, 1967 से 1969 तक थे। फिर चौथे गोपाल स्वरूप पाठक थे, 1969 से 1974 थे। इस तरह आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन से हैं, किस नंबर के हैं। तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव होने की तैयारी है। अभी फिलहाल उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, कौन क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इनसे पहले कौन था, तो मोहम्मद हामिद अंसारी रहे। इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट के 3 पूछ सकता है, तो आप लास्ट के 3 याद कर लीजिएगा क्योंकि आरो यारो में अब शुरू के तो 3 पूछता है या लास्ट के 3 पूछता है। तो जैसे एम वेंकैया नायडू, मोहम्मद हामिद अंसारी, भैरव सिंह शेखावत, मतलब ये 3 आप याद कर सकते हैं कि कैसे क्या है। अब इसके बाद आता है हम उपराष्ट्रपति की पद रिक्त कैसे होगी। तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु से स्वेच्छा से पद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जिस पर लोकसभा सहमत हो, मैंने पहले ही ये लाइन बता दी है। उपराष्ट्रपति का देख लिए वेतन योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होता है इसलिए उसे राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए, पारित निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। 4 लाख रुपए प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, निर्वाचन कैसे होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। गुप्त मतदान से मतलब निर्वाचन होता है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पदावधि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें कैसे क्या है। जैसे भारत सरकार में क्या क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले दिन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो विधायिका में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 250, लोकसभा की 550, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको फिर से लेकर आए, और प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होता है। आप इन्हें याद कर सकते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से। अभी तक तो 7 राज्य थे, पर अब एक राज्य नहीं रहा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब वहां पर अभी विधानसभा सीट नहीं है, खत्म कर दी। तो मैंने तो उनको ट्रिक से याद किया था, पर आप ऐसे ही याद, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद था, यहाँ पर विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। पंचायती राज्य से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंधुई समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में। अब इनको पूछा कैसे जा सकता है, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इन्हें ऐसे पूछा जा सकता है कि, एक मिनट, इन्हें इस तरह पूछा जा सकता है, जैसे ये है, इन्हें इस तरह, जिस तरह लिखी इस तरह बिल्कुल नहीं पूछेगा। इन्हें इस तरह पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंधुई समिति 4 दे दिया, और उनको क्रम लगाने के लिए पूछेगा, और इधर का क्रम उल्टा कर दिएगा। 1986 सबसे ऊपर, फिर 1985, फिर 1977, फिर 1957। अब इनको आपको मिलान करना रहेगा, तो इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से याद करिए और बहुत महत्वपूर्ण है। अभी PCS 2022 में ही ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आगे ARO 2022 लगा हुआ है, हो सकता है अभी तो न्यूज में भी चल रहा है कि जल्द ही इनकी भर्ती आने वाली है ARO की। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इन्हें याद भी करिए। और ये 5 जो समितियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, बाकी भी समितियों से पूछा जाता है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब इसके आगे देखते हैं महाधिवक्ता कौन होता है, तो राज्य नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे वहां पर कौन था, यहाँ पर महाधिवक्ता है तो केंद्रीय महान्यायवादी था, जिसका जो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता था। ठीक है, आप ये योग्यता उनकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे इनका पारिश्रमिक कितना होगा कि कितने समय तक, तो राज्यपाल द्वारा इनका निर्धारित किया जा सकता है। बाकी इनका स्वयं का कोई कार्यकाल नहीं होता कि 5 साल करेंगे, 7 साल करेंगे, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, उपराष्ट्रपति निर्धारित करेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आगे चलती हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्ति व्यक्ति कोई। भारत में उपराष्ट्र का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। आप ये याद कर सकते हो क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आधिकारिक क्रम पे उपराष्ट्रपति का पद आता है, राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की पद रिक्त के दौरान उसके कृत्यों को निर्वहन का अधिकार दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। और जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश को, जो वहां पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको दिया जाता है। ठीक है, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अब आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो इनकी संरचना कैसी है, क्या क्या मिलकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनता है, तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसमें मंत्रिपरिषद क्या क्या मिलकर बनता है, तो जैसे देखिए इसमें मंत्रिमंडल आता है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं। तो मंत्रिमंडल जो होता है या राज्य मंत्री या जो कैबिनेट मंत्री होता है, इसमें विभागाध्यक्ष होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं, इसमें कैबिनेट के अधीन राज्य मंत्री होते हैं। और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, जैसे ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, इसमें इसका कैबिनेट नहीं होता, इसका कोई कैबिनेट नहीं होता, ये स्वयं स्वतंत्र होते हैं। उप मंत्री भी एकदम स्वतंत्र होते हैं। मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस समूह के जो मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहलाते हैं, वही मंत्रिमंडल कहलाते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। इसमें इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अब वन लाइनर प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। अनुच्छेद आपके वन लाइनर पूछे जाएंगे, जैसे समितियां हैं ये वन लाइनर में आ जाती हैं, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे मंत्री कैसे कैसे मंत्री होते हैं देश में, तो उन्हें अब वन लाइनर न रहकर सीधा सीधा मतलब डिप्ट में जाकर पूछते हैं कि कितना अंदर आप पढ़ के आए हैं। तो जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन के निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्यता लेनी होगी। किसी को भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संसद में 6 माह के भीतर उसे निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्यता लेनी होगी। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बता रही हूँ कि मंत्रियों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। क्या राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि उदाहरण है आपके पास मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो हाँ बन सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा की पहली ऐसी सदस्य थी जो प्रधानमंत्री बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन अच्छा यही माना जाता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा को सदस्य होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश की जनता का नेता होता है। जनता का सदन लोकसभा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन कौन, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्री, इनकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अनधिक, मतलब 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्य क्या है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो जैसे प्रधानमंत्री होता है, तो इनकी जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तर, ना कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रों की मंत्रालयों की संख्या 15 अगस्त 1947 को 18 थी, वर्तमान में 52 है। तब सीटें कम थी, अब सीटें अधिक हो गई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति करता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री करता है, तो प्रधानमंत्री ही होगा। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है, तो 6 माह तक। पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया कि केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, इससे और कहीं नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको एक एक रट लो। जितने लोग भी वीडियो देखते हैं उन्हें तो ये जरूर आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 74 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो अनुच्छेद 74 1 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 74 2 के अंतर्गत
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। किसी भी, ये कहीं लिखित है ही नहीं कि जो सलाह दिया उसकी जांच भी हो, कि उच्चतम न्यायालय जाए, जैसे कि उच्च न्यायालय जाए, कहीं भी नहीं जा सकता। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। 75(1) कहता है। 75(1) का कहता है मंत्रिपरिषद का आकार, जैसे पहले लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, जो यहाँ पर 15% है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 15(2) कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि प्रधानमंत्री के प्रति, ठीक है। अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि प्रधानमंत्री के, क्योंकि मंत्रिपरिषद होती तो लोग यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा, बल्कि ये नहीं है। इसका सही यही माना जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। जो मंत्री होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, फिर जो जितने बचे मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 75(4) कहता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब जितनी भी जानकारी होगी कि उस देश की ये जानकारी, यहाँ पर देश में ये हो रहा है, ये जानकारी, जिस भी प्रकार की जानकारी होगी, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को ये बात बताएं या जानकारी दे। ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। क्यों सौंपता है? क्योंकि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, इसलिए। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले ये बात बताया, कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियां की सुनवाई मानी जाती है राष्ट्रपति के नाम से। जैसे भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका या कार्यपालक कार्यवाहियां मानी जाती, जैसे रूस से कोई कार्य हुआ तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। भारत में कोई भी योजना तो राष्ट्रपति के नाम से ही शुरू की जाती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव होता है। ये तो आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है तो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ये आप पढ़ चुके, लेकिन जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए तो 50 होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम चेट्टी रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75(1) का जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 75(1) का काम एक था, देख लो, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये बात कही गई। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब वरीयता क्रम देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम के पहले कौन आएगा? तो राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में जो भी होगा, पांचवें पे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, छठवें पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उनके नीचे मतलब छठवें पे 2 लोग आएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। सातवें पे केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये सब 7वें नंबर पे आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और 7 का में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें में आते हैं भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण आधिकारिक राजदूत तथा राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर जैसे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर हैं। 9वें नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश तो ऊपर ही आ जाते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश 6वें नंबर पे, और
और न्यायाधीश आते हैं 9 नंबर पे। 9 के काम है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10वें पे राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्य के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री। और 11वें पे आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में जो होते हैं। और 12वें नंबर पे आते हैं जनरल अथवा उसके समान रैंकिंग वाले सेनाध्यक्ष। जैसे सेना में बहुत प्रकार के स्तर होते हैं वरीयता क्रम पे, सबसे बड़े क्रम पे तो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बताते हैं कि उपराष्ट्रपति से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग कहेंगे तो हम यहाँ पर ये भी बता देंगे कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा कैसा होता है, मंत्रिपरिषद की बैठकें कैसे होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अभी जैसे अनुच्छेद 75 के 2 के अंतर्गत आता है, और सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) के अंतर्गत आता है। देखो ये सामूहिक उत्तरदायित्व और 75(2) के उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी आता है मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत। तो इसी में राष्ट्रपति के प्रति, यही इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रति मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अतः राष्ट्रपति जब भी चाहेगा मंत्री से इस्तीफा ले लेगा। और 75(3) क्या कहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति एक साथ डूबेंगे एक साथ तैरेंगे के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री, अभी तो मैंने प्रधानमंत्री के विषय में कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता देते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देना, मतलब जानकारी देना, या उन्हें मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को लिखित कौन कौन सी जैसे जानकारी हो गई, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे बताया जाता है कि जैसे इसमें बताया गया कि अनुच्छेद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए विधायी और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 78 के 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगे उसे देता। अनुच्छेद 78(2) के अंतर्गत यदि किसी मंत्री ने कोई व्यक्ति निर्णय ले लिया तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री इस निर्णय को मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक में रखेगा। अनुच्छेद 78(3) के अंतर्गत ये जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। इनके कार्य क्या होंगे, ठीक है, तो कार्य सुन लो, बाकी तो आप सब लोग जान ही गए कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, और कार्य भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार को विधि संबंधित मामले में सलाह देता है, इसे भारत के हर न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इंपॉर्टेंट जो है वो सुनिए केवल, संसद और उसकी समितियों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। ये बात मैंने परसों भी बताई थी, आज भी बता रहे हैं। यही प्रश्न RO 2022 में 100% पूछा जाएगा, आप लोग लिख कर रख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चयन होता है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। तो आप लोग उत्तर इसका दीजिए और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोग उत्तर देंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो उत्तर कहाँ से देंगे, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा पदाधिकारी है जो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता। तो महान्यायवादी, मैंने अभी बताया था, तो महान्यायवादी, मंत्री जो संसद सदस्य नहीं है, A और B दोनों कोई नहीं है। तो इसका उत्तर जरूर देना, क्योंकि आप लोग इसमें गोता खाएंगे, 100% गोता खाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने बताया है वो भी सही है और जो और भी मैंने बताया वो भी सही। तो इसमें केवल उत्तर एक नहीं होगा, मैं ये मतलब पहले से बता दे रहे हूँ, इसमें उत्तर दोनों होंगे। अब कल हम लोग यहाँ इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोग राज्य पढ़ेंगे, और यहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खत्म होते हैं। अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा इसमें तो मैं उसे, जैसे मैंने संसद वगैरह तो पढ़ा ही दिया है, पर जैसे कहेंगे आप लोग तो मैं संसद थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, और मैं वो करवाऊंगी नहीं बल्कि पूछ रही हूँ आप लोगों से कि बताइए उनका उत्तर क्या क्या हो सकता है। मैं बताती हूँ,
ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को? तो राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद के। पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर होगा उपराष्ट्रपति है तो राज्य परिषद के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया होगी। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है तो राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आप लोग जान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। तो आप लोग इनको बता सकते हैं कौन कौन है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति के पद को भी संभाला है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है। मैंने थोड़ी देर पहले ही यही बताया था कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 2008 में बिहार पीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है और मैंने इनका नाम भी लिया था कि ये किस क्रम के हैं, क्योंकि इनके बाद ही एम वेंकैया नायडू जी हैं और इनसे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे। तो ये 12वें नंबर के हैं, वर्तमान में 13वें नंबर के चल रहे हैं। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। आज जैसे कि मैं इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते और मैंने आप सबसे बता ही रखा है कि प्रश्न हल करने के लिए आप सभी लोगों की मेज पर, चाहे आरओ दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी जिनका सब्जेक्ट क्या कहते हैं सिविक्स हो, तो उनके लिए पुनरावलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से प्रश्न हल कीजिए और आप हल करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, 100% यहाँ से लाभ मिलेगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि लोग यहीं से पढ़कर पेपर क्लियर करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी। मेरे भी रूम पर बहुत ढेर सारी बुक है, पर उन बुक से बेहतर है कि ये बुक आप पढ़िए। और इसके साथ साथ मतलब अगर आप लोग पूछेंगे कि और कौन सी बुक पढ़ें तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी और उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। बहुत बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप 50 बुक ले लिए, पर थोड़ा इससे पढ़ें, थोड़ा उससे पढ़ें, थोड़ा इससे पढ़ें, थोड़ा यहाँ से पढ़ें, थोड़ा वहां से पढ़ें। एक बुक लेकर उसको ही कम से कम 10 बार पढ़ डालिए, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की बुक हो। अगर आप उसको 10 बार पढ़ लिए ना, कंठस्थ हो जाएगी। आपको यहाँ तक ये भी पता हो जाएगा कि किस पेज में कौन सा प्रश्न बना हुआ है या बनेगा। तो इसलिए आप सारी बुकों के पीछे मत पढ़िए। जिस भी टीचर से आप लोग क्लास करते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, पहले ही आप लोग यही प्रश्न करते हैं कि सर कौन सी बुक लें। कोई भी बुक मत लीजिए, एक बुक संविधान की कोई भी ले लीजिएगा। आप सस्ती से सस्ती भी बुक लेंगे ना तो उसमें भी सारा का सारा संविधान दिया होगा, और सारा का सारा संविधान देने का मतलब कि उसमें हर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। वो सस्ती जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो कोई देगा नहीं, देगा तो अनुच्छेद ही देगा, व्याख्या ही देगा, यही सारी चीजें देगा। तो इसलिए आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कौन सी बुक पढ़नी है। और मेंस के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेंस में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आप अभी आरओ के लिए ये वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा और आपको लाभ मिलेगा। अभी कल सब इंस्पेक्टर का नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम था। मैंने संविधान के क्वेश्चन देखे हैं। मैं जितना संविधान पढ़ाई वहां से, मैं ये नहीं कहती कि मैं पढ़ाई इसलिए आया है, बल्कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लगभग सब लोग बताते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पढ़ाती हूँ इसलिए आते हैं, आ भी रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, साथ में मेरा भी एग्जाम है, तो हम वही पढ़ाएंगे जो हम खुद पढ़ते हैं। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, कंटेंट आपको 100% एकदम प्योर मिलेगा। कोई इसमें वो नहीं है कि दाग धब्बा हो। और आप लोग इसे देखिए, कंटेंट अच्छा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अपने अगल बगल वालों से बताइए उन्हें कि ये चैनल पे जो भी कुछ आएगा मतलब बेस्ट ही आएगा। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही उसको पढ़ती हूँ तो वही मैं दूंगी। और फिर गलतियां एक दो जगह हो भी जाती तो मैं भी इंसान हूँ, अगर हो भी गई हूँ या हो जाए आगे तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज सावन का पहला सोमवार है, आप लोग व्रत भी होंगे, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और महादेव से यही विनती करिए कि आप लोग आगे बढ़ें, सभी आगे बढ़ें और सबको नौकरियां मिलें जल्दी से, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ हम लोग बढ़ें। थैंक यू सो मच। आज का दिन शुभ हो।